सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार के बारे में। हम चर्चा करने वाले हैं मौर्य वंश के सेकंड एम्परर द्वितीय शासक बिंदुसार के बारे में। फ्रेंड्स, मौर्य डायनेस्टी मौर्य वंश पर आधारित यह हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले भी फर्स्ट लेक्चर आ चुका है जिसमें हमने मौर्य डायनेस्टी के बारे में जानकारी देने वाले सोर्सेस के बारे में अध्ययन किया, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। साथ ही हमने चर्चा की थी मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बिंदुसार के बारे में। सो फ्रेंड्स, यदि बिंदुसार के बारे में इतिहास में हम देखते हैं तो बहुत कम फैक्ट मिलते हैं तुलनात्मक रूप से अपेक्षाकृत चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, जो कि इनके उत्तराधिकारी होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार के बारे में कम तथ्य हैं, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ी बड़ी एग्जाम जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग आदि एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा गया है। केवल हेडिंग दे दी गई है और 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स। अब जब 6 नंबर में ये क्वेश्चन आता है और बिंदुसार हेडिंग दे दी जाती है फ्रेंड्स, तो इनसे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं वे सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, वे सारे महत्वपूर्ण बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इनके सारे फैक्ट को बाय टू बाय क्या खोलना पड़ता है, रिवील करना पड़ता है, बाय टू बाय सारे फैक्ट लिखना पड़ते हैं। क्योंकि 6 मार्क्स में आया हुआ है तो विस्तृत से चर्चा करनी पड़ेगी हमें बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार के बारे में जब फैक्ट कम है हिस्ट्री में तो सारे ही फैक्ट हमें लिखना होते हैं, इसलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अब हम पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं बिंदुसार पर। सारे फैक्ट देखेंगे आज हम बिंदुसार के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बिंदुसार तो सबसे पहले आप लिखेंगे बिंदुसार के बारे में, इनके कालखंड के बारे में, इनके टाइम पीरियड के बारे में कि कब से कब तक इन्होंने मगध साम्राज्य को संभाला था, मगध साम्राज्य पर शासन किया था। तो 298 ईस्वी पूर्व से ये मगध की राजगद्दी पर बैठ जाते हैं दोस्तों। तो 273 ईस्वी पूर्व तक ये मगध के साम्राज्य को संभालते हैं। कब से कब तक? तो इनका टाइम पीरियड हो जाएगा 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक। 298 ईस्वी पूर्व ये वही समय है जब चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला कर्नाटक में अपनी देह त्याग देते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और उसके बाद में उनके उत्तराधिकारी या उनके पुत्र मगध साम्राज्य को संभालते हैं, मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठते हैं, विराजमान होते हैं। तो कब से कब तक इनका टाइम पीरियड हो गया? 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक। यदि वर्षों की बात की जाए कि कितने वर्षों तक इन्होंने मगध साम्राज्य पर शासन किया था, तो 25 ईयर्स तक इन्होंने मगध साम्राज्य पर शासन किया था, 25 वर्षों तक। बिंदुसार कौन थे? तो ये मगध साम्राज्य के द्वितीय शासक थे। द्वितीय शासक नहीं कहा जाए, मगध साम्राज्य का नहीं, मौर्य वंश के द्वितीय शासक कहेंगे इन्हें, क्योंकि मगध साम्राज्य पर तो काफ़ी शासक हुए थे। तो ये मौर्य वंश के, मगध साम्राज्य में जो मौर्य वंश आया था उनके द्वितीय शासक, तो मौर्य वंश के द्वितीय शासक या फिर इंग्लिश में सेकंड एम्परर। ठीक है दोस्तों। इनके पेरेंट्स की बात की जाए कि इनके माता पिता कौन थे, तो इनके पेरेंट्स थे इन ब्रैकेट माता पिता, तो इनके फादर थे चंद्रगुप्त मौर्य, द एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। उनकी मदर का नाम था
दुधरा, दुधारा ना, दुधरा इनकी क्या थी, दुधरा इनकी मदर का नाम था, दुर्धरा, दुर्धरा। एक सेकंड में फिर से थोड़ा सा लिख देती हूँ, DURDHARA, दुर्धारा। ठीक है, ये इनके फादर और मदर थे। अब यदि बात की जाए इनके सन्स की, तो इनके सन थे, इनके 3 पुत्र हुए दोस्तों। अच्छा, इससे पहले हम इनकी स्पाउस की बात कर लेते हैं, इनकी पत्नी की बात कर लेते हैं। तो इनकी वाइफ थी, इनकी वाइफ का नाम था धर्मा। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम क्या था, इनकी वाइफ का नाम था धर्मा। अब हम इनके पुत्रों की बात कर लेते हैं। तो इनके पुत्र कौन कौन हुए, तो इनके 3 पुत्र थे। तो इनके पुत्र थे सुशीम, अशोक और तिष्य। इनके छोटे बेटे का नाम था तिष्य। ठीक है, तिष्य। तो फ्रेंड्स, क्या क्या देखा हमने देखा मौर्य वंश के द्वितीय शासक थे। पेरेंट्स का नाम देखा, इनके फादर थे चंद्रगुप्त मौर्य, मदर का नाम था इनका दुर्धरा, वाइफ थी इनकी धर्मा, और इनके जो पुत्र थे, तो 3 पुत्र थे इनके, सुशीम, अशोक और तिष्य। सुशीम सबसे बड़े पुत्र थे इनके और तिष्य सबसे छोटे, और बीच में थे अशोक। ठीक है, अब फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो हमने क्या जाना था कि उनके राज्य के जो प्रधानमंत्री थे वे थे चाणक्य। अब 298 ईसा पूर्व में क्या होता है, श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में भी चाणक्य जो होते हैं वे मगध साम्राज्य के या मौर्य वंश के प्रधानमंत्री रहते हैं। लेकिन 283 ईस्वी पूर्व में क्या होता है, चाणक्य की भी डेथ हो जाती है, चाणक्य की भी मृत्यु हो जाती है। किनकी, चाणक्य की। ये टाइम लिख लेंगे आप, चाणक्य की मृत्यु का क्या होता है, 283 ईस्वी पूर्व में चाणक्य की भी मृत्यु हो जाती है। तो अब इनके इसमें दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं, उन प्रधानमंत्री का नाम होता है राधागुप्त। कौन बनते हैं द्वितीय प्रधानमंत्री, राधागुप्त। तो इनके बारे में ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मगध जो मौर्य वंश के प्रथम प्रधानमंत्री चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो बने थे। ठीक है, तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य थे। लेकिन दूसरे प्रधानमंत्री कौन बनते हैं इनके, राधागुप्त बनते हैं, जो कि बिंदुसार के टाइम पर बनते हैं। बिंदुसार का जब शासन चलता है उस समय बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि चाणक्य की मृत्यु हो जाती है 283 ईस्वी पूर्व में। तो सेकंड PM कौन होते हैं, सेकंड प्रधानमंत्री राधागुप्त होते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि बिंदुसार के 3 पुत्र हुए, सुशीम, अशोक और तिष्य। तो एक बार क्या होता है फ्रेंड्स, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला जो कि भारत के पश्चिमोत्तर वाले भूभाग का हिस्सा है, तक्षशिला वहाँ का हिस्सा है, वहाँ की जनपद है। तो अब क्या होता है फ्रेंड्स कि बिंदुसार के समय जो इनका अगर साम्राज्य विस्तार की मैं बात करूँ तो काफ़ी विस्तृत हो चुका था मगध साम्राज्य। पश्चिमोत्तर तो हो ही गया था, सेल्यूकस निकेटर ने उनको दान दक्षिणा में दे दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, तभी पश्चिमोत्तर वाले भूभाग पर मौर्य वंश का क्या हो जाता है, शासन हो जाता है। तो पश्चिमोत्तर भूभाग में ही आता है तक्षशिला। तो तक्षशिला वाले भाग में क्या होता है, विद्रोह होते हैं फ्रेंड्स। वहाँ पे मुख्य रूप से बिंदुसार के समय पे तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ है। तो पहली बार जब विद्रोह होता है तो बिंदुसार अपने बड़े पुत्र सुशीम को वहाँ का विद्रोह दूर करने के लिए भेजते हैं, लेकिन सुशीम क्या होते हैं, वहाँ असफल होते हैं। उसके बाद में जब सेकंड विद्रोह होता है तो अशोक को भेजा जाता है तक्षशिला के विद्रोह को समाप्त करने के लिए, और अशोक सफलतापूर्वक वहाँ का जो विद्रोह है उसे समाप्त कर देते हैं। और फ्रेंड्स, इतिहास में माना जाता है कि तभी से ये मान लिया गया था कि अशोक एक कुशल प्रशासक है, एक कुशल शासक है, और आगे जाकर इन्हें ही राजा बनना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि वो सुशीम से छोटे थे। अगर नियम से देखा जाए तो उत्तराधिकारी कौन थे, सुशीम थे, लेकिन कौन बनता है बिंदुसार के बाद में मौर्य वंश का शासक, अशोक बनता है। तो ये एक स्टोरी है इसके पीछे पे। क्या है तक्षशिला, अभी तो हम यहाँ तक्षशिला के बारे में बात कर लेते हैं। तक्षशिला
बिंदुसार के समय आप कैसे लिखेंगे, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह होते हैं। शिला में 2 विद्रोह हुए जिन्हें समाप्त करने के लिए क्रमशः बिंदुसार ने सुसीम व अशोक को भेजा। क्रमशः मतलब पहले सुसीम को भेजा, उसके बाद में अशोक को भेजा, अशोक को भेजा था। ये फैक्ट है इसके बारे में। और मैंने जो बताया कि इतिहास में इसीलिए अशोक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से लोगों का दृष्टांत बदल जाता है अशोक के प्रति, अशोक को वो शासक समझने लगते हैं। अच्छा, जिस समय तक्षशिला का विद्रोह समाप्त करने के लिए अशोक गए थे तक्षशिला, उस समय पे जो अशोक थे वे मध्य प्रदेश के जो अवंती, उज्जैन वाला, वर्तमान उज्जैन वाला जो भाग है, जो कि उस समय पे अवंती के नाम से जाना जाता था, वहाँ के क्या थे, वहाँ के राज्यपाल थे ये। ठीक है, उस समय क्या थे ये अशोक, ये थे अवंती के राज्यपाल, अवंती के राज्यपाल हुआ करते थे तब ये, जब ये तक्षशिला में विद्रोह को समाप्त करने गए थे। ठीक है, तो अवंती राज्य के क्या थे ये उस समय, राज्यपाल थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इनके बारे में। अगला है कि कुछ यूनानी इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने बिंदुसार के बारे में कुछ बातें कही हैं, जैसे इतिहासकार स्ट्रेबो। स्ट्रेबो क्या कहते हैं, स्ट्रेबो के अनुसार, जस्टिस स्ट्रेबो के अनुसार, ये एक यूनानी, जस्टिस स्ट्रेबो कौन थे, यूनानी इतिहासकार थे। हमने फर्स्ट लेक्चर में इनके बारे में बात की है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटीओकस ने बिंदुसार के राजतंत्र में या बिंदुसार के प्रशासन में एक राजदूत डाइमेकस को भेजा था। तो सीरियन नरेश एंटीओकस ने बिंदुसार के राज दरबार में, या एंटीओकस द्वारा बिंदुसार के राज दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। उसी तरह फ्रेंड्स, जैसे कि सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के राजतंत्र या उनके राज दरबार में भेजा था, उसी तरह सीरियन नरेश एंटीओकस ने बिंदुसार के राज दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। इनका भी काम क्या था, इनका भी काम यही था। देखो फ्रेंड्स, राजदूत क्यों भेजे जाते थे, पहले क्या होता था कि जो अन्य देशों के जो शासक वगैरह थे, जो साम्राज्य चलाते थे, वे अन्य दूसरे देश के जो शासक है उनका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था कैसी है उसे जांचने के लिए, उन्हें परखने के लिए, और किस तरह की होती है तो हमें कैसे सुधार करना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए राजदूतों का आदान प्रदान करते थे और उन्हें भेजते थे अन्य देशों में, ताकि वो वहाँ से देख के आए, कुछ सीख के आए और यहाँ के राजाओं को बताए। ऐसा नहीं होता था कि ये कोई गुप्त जानकारियाँ एकत्रित करते थे, ऐसा नहीं होता था फ्रेंड्स। ये क्या होते थे, ये बस केवल वहाँ पे जो ऊपरी तौर से जो चल रहा है उन चीज़ों को देखते थे। और ऑब्वियस है कि ये दोनों फ्रेंड हुए होंगे, एंटीओकस और बिंदुसार, इसीलिए बिंदुसार ने इनके राजदूत को अपने राज्य में रखा था। अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं हम। ये तो स्ट्रेबो ने कहा था। अब एथियानस, ये भी एक यूनानी साहित्यिक इतिहासकार हुए थे, इन्होंने भी कुछ कहा था, इन्होंने भी कुछ जानकारी प्रदान करी थी बिंदुसार के बारे में। तो एथिनियास क्या कहते हैं, एथिनियास के अनुसार बिंदुसार ने एंटीओकस, सीरियन नरेश एंटीओकस से कुछ चीज़ें मांगी थी। क्या क्या चीज़ें मांगी थी ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो उन्होंने मांगी थी मदिरा, अंगूर से निर्मित मदिरा, सूखे अंजीर, ये क्रय करके मांगे थे उन्होंने, अंजीर, और साथ ही मांगा था दार्शनिक। ठीक है, उनके यहाँ के दार्शनिक को मांगा था। किससे मांगा था, सीरियन नरेश एंटीओकस से। किसने मांगा था, बिंदुसार ने मांगे थे। ठीक है, तो उसमें से
एंटियोकस ने मदिरा और सूखे अंजीर जरूर पहुंचाए थे सीरिया से, लेकिन उन्होंने दार्शनिक नहीं पहुंचाया था। क्यों नहीं पहुंचाया था? क्योंकि उनके यहाँ पर दार्शनिकों का आदान प्रदान नहीं किया जाता था उनके साम्राज्य में, इसलिए दार्शनिक नहीं पहुंचाए थे, लेकिन उन्होंने मदिरा और सूखे अंजीर जरूर पहुंचाए थे। तो ये वर्णन किसने किया है? ये वर्णन किया है एथिनियास ने किया है ये वर्णन। और फ्रेंड्स, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन समुदाय के को अपना लिया था, जैन धर्म को अपना लिया था, जैन धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। उसी तरह बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय के, इन्होंने आजीवक संप्रदाय को अपना लिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे बिंदुसार। और एक और फैक्ट है इनके बारे में, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार या बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार, बौद्ध विद्वान हुए थे तारानाथ, उनके अनुसार, बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार 16 राज्यों के विजेता थे। 16 राज्य इन्होंने जीते थे इनके शासनकाल में। ठीक है, क्या थे? 16 राज्यों के विजेता थे ये, विजेता। देखिए फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में मगध साम्राज्य बहुत विस्तृत हो चुका था। लगभग पूरा भारत मगध साम्राज्य के अंडर में आ चुका था। साथ ही बिंदुसार ने भी कई क्षेत्रों को जीत लिया था। लगभग पूरा भारत मगध साम्राज्य बन चुका था उस टाइम पर। ठीक है, ये पश्चिमोत्तर वाला भूभाग जहाँ पे सेल्यूकस निकेटर वगैरह शासन करते थे, वो भी मगध साम्राज्य के अंदर आ गए थे उस समय पे। तो बौद्ध विद्वान तारानाथ ने क्या कहा है? इन्हें 16 राज्यों का विजेता कहा है। अब फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और छूट गया है जिसे हमें पहले डिस्कस कर लेना था, इनके नाम के बारे में। वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिंदुसार को इतिहास में कई नामों से जाना जाता है। अलग अलग इतिहासों में, साहित्यों में इनके अलग अलग नाम मिलते हैं। तो आइए इनके नामों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अन्य नाम। तो बिंदुसार का इतिहास में एक अन्य नाम मिलता है अमित्रघात। अमित्रघात, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक, शत्रु का विनाश करने वाला। अमित्रघात इनका नाम मिलता है जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक, स्लेयर ऑफ एम्परर, सॉरी एनिमीज, स्लेयर ऑफ एनिमीज। एक नाम तो ये मिलता है इनका। जैन साहित्य में इनका नाम, जैन ग्रंथों में या जैन साहित्य में, जैन साहित्य में इनका नाम मिलता है सिंहसेन। सिंहसेन। तो यदि सिंहसेन नाम आए तो वो नाम किसका है? वो नाम है बिंदुसार का, जो कि जैन साहित्य, जैन ग्रंथों के अकॉर्डिंग दिया गया है। यूनानी इतिहास में या यूनानी साहित्यों में इनका नाम दिए गए हैं। यूनानी साहित्य अर्थात यूनानी इतिहासकारों ने इनके नाम दिए हैं अमिट्रोकैट्स, या फिर अमित्रचैट्स। अमित्रचैट्स। एक अन्य नाम भी मिलता है यूनानी इतिहास में, अलिट्रोकैट्स। अलिट्रोकैट्स। ठीक है दोस्तों, तो यूनानी साहित्य में बिंदुसार के क्या नाम मिलते हैं? यूनानी साहित्य में बिंदुसार के नाम मिलते हैं अमिट्रोकैट्स या अमित्रचैट्स या फिर एलिट्रोकैट्स। ये जो नाम है, ये नाम ग्रीक भाषा के नाम है। कौन सी भाषा के नाम है? तो ये नाम जो है, ये हैं ग्रीक भाषा के नाम। ग्रीक भाषा के नाम है ये। ठीक है, तो आप याद रखेंगे अमिट्रोकैट्स, जिसे अमित्रचैट्स भी प्रोनाउंस किया जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन अमित्रचैट्स भी किया जाता है। और एक और नाम है एलिट्रोकैट्स। अब हम देख लेते हैं वायु पुराण, जो कि एक ब्राह्मण ग्रंथ है, वायु पुराण, जिसमें मौर्य वंश के बारे में चर्चा भी की गई है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आता है कि
किस पुराण में मौर्य वंश के बारे में चर्चा की गई है? तो वायु पुराण में मौर्य वंश के बारे में चर्चा की गई है। तो वायु पुराण में बिंदुसार का नाम मिलता है हमें भद्रसार या वारीसार, भद्रसार या वारीसार। तो ये नाम हुए बिंदुसार के। कौन कौन से? एक तो हुआ अमित्रघात, जैन साहित्य में हुआ सिंहसेन, यूनानी साहित्य में हुआ अमिट्रोकेट्स या एलिट्रोकेट्स, और वायु पुराण में हुआ भद्रसार या वारीसार। इसके फ्रेंड जितने फैक्ट थे हमने उनके बारे में डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद में क्या होता है, ईयर 273 में इनकी डेथ हो जाती है और बिंदुसार का जो शासनकाल है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद में राजा बनते हैं अशोक, जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उनके बारे में। सो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो को